जापान की अर्थव्यवस्था की एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी है जो बताती है कि कैसे एक देश का दशकों पुराना संकट आज पूरी दुनिया के लिए एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम बन गया है। जरा सोचिए, पिछले साल जब भारतीय बाजार ने लगभग 4% का रिटर्न दिया, तो वहीं जापान के बाजार ने 43% का एक अविश्वसनीय उछाल दिखाया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये तो एक धमाका है, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो पिछले 30 सालों से आर्थिक सुस्ती में जैसे खोया हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि भाई 3 दशकों की खामोशी के बाद अचानक ऐसा क्या बदल गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों आज जापान के हाथों में उस टाइम बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब जापान एक जबरदस्त आर्थिक बुलबुले की ऊंचाई पर था। लेकिन 1992 में यह बुलबुला फट गया और जापान खोए हुए दशकों के एक लंबे दौर में चला गया। लगभग 30 साल तक अर्थव्यवस्था मानो जम सी गई थी, जब तक कि 2024 में उसने अचानक वापसी नहीं की। इस लंबी सुस्ती से लड़ने के लिए जापान के सेंट्रल बैंक ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने ब्याज दरें लगभग शून्य कर दी। जरा सोचिए, बैंक से कर्ज लेने पर लगभग कोई ब्याज ही नहीं देना पड़ रहा था। और इसी एक कदम ने एक ऐसे ग्लोबल मनी गेम को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से शुरू हुआ येन कैरी ट्रेड। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीति है। जापान से लगभग मुफ्त में पैसा उधार लो और उसे दुनिया के दूसरे देशों में निवेश कर दो जहां ब्याज दरें काफी ज्यादा हैं। ये एक तरह से पैसों का सबसे बड़ा जुगाड़ था। तो आखिर ये फ्री मनी मशीन काम कैसे करती है? ये कमाल की बात है। मान लीजिए किसी बड़े निवेशक ने जापान से 0% ब्याज पर येन उधार लिया, फिर उसे डॉलर में बदलकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा दिया, जहां से उसे 4% का रिटर्न मिला। साल के अंत में उसने जापान का लोन चुकाया और बीच का 4% मुनाफा सीधे अपनी जेब में डाल लिया। ये लगभग बिना किसी जोखिम के मुफ्त का पैसा था। और ऐसा सिर्फ कुछ लोगों ने नहीं किया। दुनिया भर के बड़े बड़े हेज फंड्स और निवेशकों ने खरबों डॉलर जापान से निकालकर वैश्विक बाजारों में झोंक दिए। देखते ही देखते जापान पूरी दुनिया का एटीएम बन गया, जिससे दुनिया भर में स्टॉक से लेकर रियल एस्टेट तक हर चीज की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन कहते हैं ना, मुफ्त में मिली चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब हम उस जाल को देखेंगे जिसमें जापान और पूरी दुनिया फंस चुकी है, और समझेंगे कि ये एटीएम अब बंद क्यों होने जा रहा है। जापान की सबसे बड़ी समस्या उसकी अपनी आबादी है। देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और घट भी रही है। केवल 56% लोग ही काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कम उत्पादकता, सरकार के लिए कम टैक्स और देश पर चढ़े विशाल कर्ज को चुकाने के लिए कम लोग। और ये कर्ज कोई छोटा मोटा नहीं है। जापान का राष्ट्रीय कर्ज उसकी जीडीपी का 260% है। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। और जब काम करने वाले हाथ ही कम हो रहे हों तो इतना बड़ा कर्ज चुकाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से बैंक ऑफ जापान आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां दोनों रास्ते खाई की ओर जाते हैं। अगर वो ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो उनके विशाल कर्ज की किश्तें आसमान छू लेंगी और देश का बजट चरमरा जाएगा। और अगर वो दरें कम रखते हैं तो उनकी करेंसी येन की कीमत गिरेगी और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। ये एक असंभव चुनाव है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां जापान की घरेलू समस्याएं एक वैश्विक सुनामी की शुरुआत करती हैं। देखते हैं कैसे। इस पूरी चेन रिएक्शन का ट्रिगर सिर्फ एक शब्द है, रिपैट्रिएशन। यानी वो पल जब जापान से बाहर गया खरबों डॉलर का पैसा अचानक वापस अपने देश की ओर भागना शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया भर के बाजारों में भगदड़ मच जाती है। तो ये डोमिनो इफेक्ट कैसे काम करता है, इसे क्रम से समझते हैं। सबसे पहले जापान मजबूरी में ब्याज दरें बढ़ाता है। ये देखते ही येन कैरी ट्रेड वाले निवेशक अपना पैसा बचाने के लिए दुनिया भर में लगी अपनी संपत्ति जैसे अमेरिकी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देते हैं। जापान, जो खुद अमेरिकी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा विदेशी खरीदार है, अपने 1.2 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स बेचता है। इससे अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड यानी रिटर्न बढ़ जाता है और पूरी दुनिया के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। जैसा कि महान निवेशक रे डालियो कहते हैं, बॉन्ड मार्केट सभी बाजारों की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ हिलती है तो हर संपत्ति का रिटर्न बदल जाता है। मतलब ये सिर्फ बॉन्ड्स की बात नहीं है, ये हर उस चीज पर असर डालता है जिसमें पैसा लगा है। तो इसका असर स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ता है? देखिए, किसी भी कंपनी की सही कीमत निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जिसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं। इस फॉर्मूले में आर का मतलब है ब्याज दर, या कह सकते हैं पैसे की लागत।
और सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी ब्याज दर आर बढ़ती है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से किसी भी कंपनी की आज की कीमत यानी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो जब पैसा महंगा होता है तब दुनिया की सबसे अच्छी और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के शेयर भी गिरने लगते हैं। ये सब सुनकर थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लाती है। तो चलिए अब उस प्लेबुक पर नजर डालते हैं जो इस आने वाली अस्थिरता से निपटने में मदद कर सकती है। मोटे तौर पर 3 स्थितियां बन सकती हैं। पहली, सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें जापान धीरे धीरे बदलाव करे और दुनिया को संभलने का मौका मिल जाए। दूसरी, कैरी ट्रेड क्रैश, जिसमें अचानक दरें बढ़ने से दुनिया भर में बिकवाली की सुनामी आ जाए। और तीसरी, राजकोषीय संकट, जिसमें जापान को इतना पैसा छापना पड़े कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था में ही भारी महंगाई आ जाए। ऐसे अनिश्चित समय में समझदारी से काम लेना जरूरी है। एक साथ बड़ी रकम लगाने की बजाय एसआईपी के जरिए निवेश करना लागत को औसत करने का एक अच्छा तरीका है। और सबसे अहम बात, बाजार की हर बड़ी गिरावट को घबराने के बजाय अच्छी कंपनियों में कम दाम पर निवेश करने के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। अंत में एक बात याद रखने वाली है, सबसे बड़े खतरे वो नहीं होते जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है, बल्कि वो होते हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे होते हैं और चुपचाप एक बड़े तूफान की तैयारी कर रहे होते हैं। सवाल बस एक है, क्या हम ऐसे अनदेखे जोखिमों के लिए तैयार